हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि फिजिक्स के नोबल अवार्ड के ऊपर है। 6 अक्टूबर को नोबल अवार्ड्स की घोषणा हुई है और इस बार यूट्यूब पर और डिफरेंट मीडियम पर लाइव स्टूडियस एकेडमी ने इसको घोषणा की है। तो थोड़ा सा एक नई चीज़ थी ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। और इस बार जो हमारे पास नोबल अवार्डी हैं उसमें तो एक तो हैं सर रोजर पेनरोज, जो कि 89 ईयर के हैं और इनको 89 ईयर में ये अवार्ड मिला है। और इनको जो अवार्ड मिला है वो ब्लैक होल के थ्योरेटिकल डेरिवेशंस के लिए मिला है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए मिला है। उसके अलावा UCLA के 2 फिजिसिस्ट हैं, एक एस्ट्रोनॉमर आप कह लो, स्टार गेजर हैं, एक एंड्रिया गेज हैं और एक रेनहार्ड गेराज हैं। इन दोनों को भी ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए, जो हमारे मिल्की वे के सेंटर पर जो ब्लैक होल है उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए, उसकी डिस्कवरी के लिए उनको नोबल अवार्ड दिया गया है। तो ये हमारे पास नोबल अवार्डी हैं इस बार के, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। तो ये दोनों लोग तो UCLA से जुड़े हुए हैं और जो रोजर पेनरोज हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं रोजर पेनरोज। देखो भाई, एक चीज़ तो वो लाइव टेलीकास्ट तो मैं भी देख रहा था और रोजर पेनरोज के जब नाम की घोषणा की गई तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का रिस्पांस वैसा ही था जैसा कि मेरा रिस्पांस था कि ओके फाइनली ही गॉट इट। मतलब रोजर पेनरोज का ये जो नोबल था ये बहुत लंबे समय से ड्यू था और आखिरकार उनको मिल गया। तो इसमें एक तरह से हम लोगों को ऐसा लगा कि चलो फाइनली एक इनको नोबल दे गया। तो नोबल ने, मुझे लगता है, ये जो रोजर पेनरोज को अवार्ड दिया है, ये रोजर पेनरोज के सम्मान की तो उतनी बड़ी बात तो नहीं कहेंगे, हालांकि है नोबल। ये नोबल कम्युनिटी ने अपने अंदर एक बहुत बड़ा एक जेम अपनी हॉल ऑफ फेम में लगा दिया है। तो रोजर पेनरोज को ना देते अगर वो नोबल, तो ये उनकी कमी रहती। देखिए किस तरह की घोषणा जो हुई है रोजर पेनरोज में, उसमें उन्होंने बताया है कि फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन इज़ अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो GTR पर रोजर पेनरोज का काम रहा है और उन्होंने GTR थ्योरी के बेसिस पर, कुछ नए मैथमेटिकल टूल के बेसिस पर ब्लैक होल जो थ्योरी का पूरा जो दशा है उसको अपने समय में बदल दिया था। तो इस डेवलपमेंट के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ गेंजल और गेज जो हैं, ये अभी तो गेंजल मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, और UCLA के भी ये बर्कले के हैं, और उसी तरह से लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एंड्रिया गेज हैं। और इन दोनों को द अवार्ड दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप ब्लैक होल वर्ड को साफ साफ रोजर पेनरोज में उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कहा है। ब्लैक होल कहने से वो लोग बचे हैं। खैर ठीक है, एक टेक्निकलिटी है जिसको इशू को उन्होंने रिजॉल्व करने के लिए ऐसा कहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या मामला पूरा। देखो भाई, ऐसा है कि आइंस्टीन के जो कुछ बेहतरीन काम है, जैसे 1905 में उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक थ्योरी प्रपोज की थी। और इस थ्योरी को जब उन्होंने प्रपोज किया था तो उन्होंने इनर्शियल फ्रेम की बात की थी कि ये थ्योरी इनर्शियल फ्रेम में काम करती है, यानी वो फ्रेम जिसमें या तो v 0 है या v की वैल्यू कांस्टेंट है। v मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, आप उसको मान लें। लेकिन किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर नॉन इनर्शियल हो, मतलब जहाँ एक्सेलरेशन हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जहाँ 0 ना हो, ऐसी जगहों के लिए आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप की थी। और उस थ्योरी के लिए आइंस्टीन ने बिल्कुल नए तरह के मैथमेटिकल डेवलपमेंट किए, टेंसोरियल मैथमेटिक्स को उन्होंने डेवलप किया, और अल्टीमेटली उसके थ्रू उन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, एक टेंसोरियल इक्वेशन, टेंसोरियल फॉर्म में एक इक्वेशन ड्राइव की, जिसको आज के डेट में हम आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन कहते हैं। तो 1916 जनवरी के महीने में ये पेपर दुनिया के सामने आया, ये पूरी रिसर्च दुनिया के सामने आई। देखिए ऐसा है कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि
जिसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। इसे हर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी जो इक्वेशन होती हैं उनका एक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन का मतलब आप सोच लो कि ऐसे रूट वहाँ पर होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये जो जिस मैथमेटिकल फॉर्म में ये इक्वेशन है, वहाँ पर जो सोल्यूशन होता है वो मीट्रिक के फॉर्म में आता है। तो मीट्रिक के फॉर्म में आता है। अब इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं ये हमारे पास, इस मीट्रिक फॉर्म का सोल्यूशन कैसा होता है। आइंस्टीन ने जब इसके सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू किया था तो उनको खुद उसके सोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम दिखी थी। उनके हिसाब से वो सोल्यूशन जो आ रहा है वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे आर के साथ कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे उस सोल्यूशन के साथ कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन सेंस वहाँ सोल्यूशन ठीक से डिफाइन नहीं हो रहा है, जिसको आगे जाके हम सिंगुलरिटी कहते हैं, या फंक्शन वहाँ पर, सोल्यूशन वहाँ पर एनालिटिक नहीं है। हुआ ये कि आइंस्टीन ने जब ये इक्वेशन डिराइव की, उनके इक्वेशन के डिराइव करने के 1 महीने के अंदर ही सबसे पहली बार श्वार्ज़चिल्ड ने उसका सोल्यूशन प्रेजेंट किया। श्वार्ज़चिल्ड एक और बेहतरीन दिमाग के व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने अपनी इस इक्वेशन को जब सॉल्व करना शुरू किया तो कुछ उन्होंने अजम्पशन मान लिए कि स्लोली रोटेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं, जहाँ पर रोटेशनल मोशन को उन्होंने माना, और स्फेरिकल सिमेट्रिक कंडीशन के लिए उन्होंने अपने सॉल्यूशन को डिराइव किया। अगेन ये थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं और लेकिन इनका नाम लेना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस बहुत समय तक लोग इसी स्फेरिकल सिमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहे थे। तो श्वार्ज़चिल्ड इक्वेशन 1916 में आ गई थी, आइंस्टीन के पेपर आने के 1 महीने बाद ही। और अनफॉर्चुनेटली उसी समय वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन भी थी, और वहीं पर जर्मन फ्रंट पर एक बीमारी की वजह से श्वार्ज़चिल्ड का अपनी मिड ऑफ 40s में 45 या 46 ऐसे किसी एज में उनका देहांत हो गया। तो अपना रिजल्ट पब्लिश करने के कुछ समय बाद ही श्वार्ज़चिल्ड दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, अपनी इक्वेशन में जो श्वार्ज़चिल्ड ने सॉल्यूशन दिया था उसमें श्वार्ज़चिल्ड ने एक रेडियस की कंडीशन प्रेजेंट की थी। हालांकि श्वार्ज़चिल्ड के समय में इसको श्वार्ज़चिल्ड रेडियस नाम तो नहीं मिला, काफ़ी समय बाद जब इसको रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हुआ तब ये श्वार्ज़चिल्ड रेडियस नाम आया। तो यहाँ पर आप देखें, ये श्वार्ज़चिल्ड रेडियस है जिसकी वैल्यू है, जहाँ पर ये हमने कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट वगैरह का इस्तेमाल किया है, और ख़ास तौर पे मास ऑब्जेक्ट का आप देख रहे हो। एक जगह मैं आपको लिख सकता हूँ, अगर मैं श्वार्ज़चिल्ड सॉल्यूशन को आइंस्टीन इक्वेशन के लिए, तो ये हमारा वो लाइन एलिमेंट के लिए है जो मीट्रिक फॉर्म में है पूरी इक्वेशन। इस इक्वेशन में कुछ खास चीज़ें आप देखें, जैसे यहाँ पर RS वर्ड आ रहा है, यहाँ RS वर्ड आ रहा है, और जो थीटा है, फाई है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक कंडीशन को शो कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप मत इसके बारे में बॉदर करिए कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, टाइम डायलेशन क्या है, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की चीज़ें हैं। खास तौर पर आप यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन के अंदर कुछ टर्म आ गए हैं RS, जिसको हम कह रहे हैं। तो ये श्वार्ज़चिल्ड रेडियस है, ये चीज़ जो आप RS कह रहे हो, जिसका फॉर्मूला हमने पीछे लिखा है। एक चीज़ देखें यहाँ पर होगा क्या कि जब सोल्यूशन निकाला गया और उसको हम जब फिजिकली इंटरप्रेट करते हैं तो R = 0 और R = RS, ये 2 ऐसे पॉइंट मिले जहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन था वो एनालिटिक नहीं था। यानी कि हमारे सोल्यूशन के पास एक सिंगुलरिटी की कंडीशन आ गई थी। सिंगुलरिटी को आप ऐसा मान लीजिए, एक ऐसा पॉइंट, किसी ऐसी पोजीशन को आप कहते हैं जहाँ हमारा फंक्शन एनालिटिक ना हो। अब एनालिटिक जो वर्ड होता है वो थोड़ा सा और आप अच्छे समझ पाओगे अगर आप डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूटी, ये सारे वर्ड मैथमेटिक्स के थ्रू समझते हो। तो डिफरेंशिएबल होना किसी फंक्शन, किसी पॉइंट पर, कंटिन्यूअस होना, इन्हीं सब अर्थों में ही एनालिटिक वर्ड आता है। अगर जहाँ एनालिटिसिटी नहीं होती है वहाँ पर हम कहते हैं सिंगुलरिटी है। अब ये सिंगुलरिटी का एक्चुअल मतलब क्या है? एक तो ये था कि भाई एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसके सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ पॉइंट पर सोल्यूशन वैलिड नहीं होता है, तो एक सिंगुलरिटी है। लेकिन क्या ये सिंगुलरिटी किसी तरह की फिजिकल सिचुएशन को दिखा रहा है? ये उस समय थोड़ा कहना मुश्किल था। तो मैं बात कर रहा हूँ 1916 से। उसके बाद से फिर बहुत सारे लोग आए, लैमेटनियर आए, सियामा आए। तो इनमें से अधिकतर लोगों की जो स्टडी थी वो इस बात के इर्द गिर्द थी
कि आखिर ये स्वाचालित रेडियस का फिजिकल मतलब क्या है, क्या सिंगुलरिटी कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बजाय किसी दूसरे कोऑर्डिनेट को ले लें तो हम इस सिंगुलरिटी को अवॉइड कर सकते हैं। रिमूवेबल सिंगुलरिटी है कि एसेंशियल सिंगुलरिटी है, बहुत सारी स्टडीज़ होती रहीं। अब मैं आपको एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। बाद में लेटर ऑन जब स्वाचालित रेडियस के ऊपर और अच्छे से लोगों ने डिस्कवरी की तो आप स्वाचालित रेडियस का एक फिजिकल मतलब समझ लो। स्वाचालित रेडियस क्या होता है, एक ऐसी रेंज को बताता है जिस रेंज में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉम्पैक्ट करके उस रेंज के अंदर ले आएं तो वो उस रेंज के बाद वो ऑब्जेक्ट तेजी से श्रिंक हो जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका सारा मास कंसंट्रेट हो जाएगा और वो मटेरियल ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिजिकली अगर आप सोचना चाहते हैं कि स्वाचालित रेडियस है क्या आखिर, तो ये एक ऐसी लिमिट है जिस लिमिट तक अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब प्लैनेट को, ह्यूमंस को, यूनिवर्स के किसी भी बड़ी मिल्की वे या कुछ भी किसी भी चीज़ को अगर हम उस पर्टिकुलर रेडियस तक कॉम्पैक्ट कर दें बिना उसका मास कम किए, तो उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए। उस रेडियस के बाद अब वो अपने आप श्रिंक होता जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका सारा मास कंसंट्रेट हो जाएगा। तो स्वाचालित रेडियस आज की डेट में ब्लैक होल बनने के लिए एक ट्रिगर कंडीशन की तरह से आप कह सकते हो। इसको और अच्छे समझना है तो जरा ये चार्ट देखो इस चार्ट में आप खास तौर पे देखो, जैसे ये जो रेड बॉक्स है ये सेजिटेरियस ए है। सेजिटेरियस ए क्या है, सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे। इसका जो मास है वो ये है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करके निकाला है, 8.2 10⁻36 किलोग्राम। दिस इज द मास, मतलब ऑब्जर्व मास ऑफ दिस सेजिटेरियस ए, जो कि एक ब्लैक होल का नाम है जो कि हमारी मिल्की वे के सेंटर पर है। और ये खास बात देखो, ये है उसकी स्वाचालित रेडियस 10⁻10 मीटर। इसका मतलब है कि अगर इतने बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इस रेडियस के अंदर जब आ गया होगा तो उसके बाद से वो ब्लैक होल बनना शुरू हो गया होगा। तो जैसे मान लो सपोज हमारे पास एक इसको देखो, अर्थ को देखो। अर्थ क्या है, अर्थ का मास 10⁻24 किलोग्राम है और इसका स्वाचालित रेडियस कितना है, लगभग 9 मिलीमीटर या 10⁻³ मीटर है। मतलब अगर हमने अपनी अर्थ को, जिसका कि मास 10⁻5 × 10⁻24 किलोग्राम है, इसको हम श्रिंक करना शुरू कर दें। कितना श्रिंक कर दें, इसको हम श्रिंक कर दें 9 मिलीमीटर के पॉइंट पर। तो जब आप 9 मिलीमीटर के पॉइंट के इतने छोटे से जगह तक आप अपने पूरे मास को, अर्थ के मास को श्रिंक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इसको अगर हम इनलार्ज करके देखें तो अगर 0.9 मिलीमीटर तक श्रिंक कर दिया, उसके बाद ग्रेविटी अपना रोल प्ले करेगी, ये अर्थ को फर्दर श्रिंक करेगी और इसका सारा का सारा मास एक पॉइंट पर लाके फोकस कर देगी। एक ऐसा पॉइंट जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, इतना छोटा पॉइंट होगा, लेकिन उस छोटे पॉइंट पर ये 10⁻25 किलोग्राम का मास अब इकट्ठा हो चुका होगा। तो दैट विल बी द कंडीशन व्हेन द अर्थ विल बिकम अ ब्लैक होल। ऐसे ह्यूमंस को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। 70 किलोग्राम हमने एक वजन माना ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस के लिए 1 × 10⁻⁻5 मिलीमीटर विच इज़ वेरी लेस। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, उससे भी कम। उतनी छोटे बिंदु तक अगर हम किसी ह्यूमन 70 किलो मास को श्रिंक कर दें तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके अंदर ग्रेविटी का रोल शुरू हो जाएगा एंड द ह्यूमन विल बिकम अ ब्लैक होल। आप देख सकते हो कि बहुत छोटी लिमिट है, लेकिन वहीं पर आप और देखो, ये सब लार्जेस्ट नोन ब्लैक होल हैं जिसको हम लोग मेजर किए हैं, जो 10⁻14 मास का किलोमीटर, 10⁻14 मीटर का इसका रेंज है। ऐसे ही सुपर मैसिव ब्लैक होल 48889 है, मेजर 87 है। ये सारे ब्लैक होल हैं जिनकी हमारे पास स्वाचालित रेडियस मालूम है। तो ये स्वाचालित रेडियस का एक आइडिया है कि ये वो रेडियस लिमिट है जिस लिमिट तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम श्रिंक कर दें तो ऑटोमेटिकली अब वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देगा। तो ये एक बड़ी ही फंडामेंटल डिस्कवरी थी जो कि स्वाचाइल्ड ने की थी अपने समय में उस इक्वेशन के थ्रू। आइए अब हम शुरू करते हैं एक नाम। हमारा इस 2020 का नोबेल इस नाम की वजह से थोड़ा और ख़ास हो गया है हम हिंदुस्तानियों के लिए, और मैं यहाँ नाम लेना जा रहा हूँ AKR का, प्रोफेसर अमल कुमार राय चौधरी। बहुत सारे लोग इनका नाम अब
चर्चा में आना शुरू हुआ होगा। 2020 के नोबेल आने के बाद से AKR जी का नाम एकदम से चर्चा में आ गया। अनफॉर्चुनेटली 2005 में AKR जी अब हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, उनकी लेगेसी आज भी मौजूद है। बहुत सारे लोग AKR को नहीं जानते हैं, उनको SN बोस, मेघनाथ साहा या CV रमन जी ऐसे लोगों की कैटेगरी का लोग नहीं मानते हैं, एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं जानते हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के बीच में ये हमेशा एक बेहतर टीचर और एक ज़बरदस्त वैज्ञानिक के रूप में रहे। AKR की अपनी कहानी बड़ी अच्छी है, अपनी कहानी बहुत ही संघर्षों से भरी है उनकी। एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ साइंस प्रैक्टिशनर, आप लोग ज़रूर उनकी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे देखिएगा कि किस तरह से इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खुद सीखा, बिना किसी टीचर की मदद से, बिना किसी यूनिवर्सिटी में गए, खुद किताबें पढ़ के सीखा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री सीखा, एडवांस ज्योमेट्रिकल टूल सीखे और खुद से सीख करके उन्होंने उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, थ्योरेटिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अपनी खुद के मोटिवेशन से एक पेपर लिखा था, एक सिग्निफिकेंट पेपर। 1955 में आइंस्टीन के मरने के एक महीने बाद राय चौधरी अपने पर्सनल एफर्ट से, अपने खुद की संघर्ष से एक पेपर पब्लिश करते हैं फिजिकल रिव्यू में, और वो दुनिया की पहली सिंगुलरिटी थ्योरम होती है। तो जिस सिंगुलरिटी की बात मैंने अभी आपको पीछे बताई, जो आइंस्टीन की इक्वेशन में थी, वो सिंगुलरिटीज़ किन किन कंडीशंस के तहत निकाली जा सकती हैं, किन किन कंडीशंस के तहत उन पर लिमिटेशन होती है, इसके पहला जिक्र AKR ने अपने पेपर में किया था, which was published in 1955. After that, he published some more papers, कुछ और पेपर उन्होंने पब्लिश किए इसी सीरीज में। लेकिन उन्होंने जो सिंगुलरिटी थ्योरम का रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चले पेनरोज और उस रास्ते पर चले स्टीफन हॉकिंग। और आज हम स्टीफन हॉकिंग के जो काम पढ़ते हैं उसमें इन सिंगुलरिटी थ्योरम का बहुत बड़ा रोल है, और सिंगुलरिटी थ्योरम को डेवलप करने वाले, शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो थे वो प्रोफेसर AKR थे। आप इनकी डॉक्यूमेंट्री को देखिएगा यूट्यूब पर, बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है। आप डेफिनेटली मोटिवेट होगे। अगर आप साइंस की फील्ड में काम करते हो, आप रिसर्च करते हो और आप रिसर्च करते करते फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट में है, ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल आपको लगेगा कि आपके सामने जो चैलेंजेस हैं वो AKR के सामने जो चैलेंज थे उनसे बिल्कुल कम है। उन्होंने उन सारे चैलेंजेस के अगेंस्ट जाकर के काम किया है। तो पेनरोज ने 1965 में सिंगुलरिटी थ्योरम्स को मॉडिफाई करके उनमें नए टूल्स जोड़ करके अपना पेपर लिखा, और पेनरोज के साथ हॉकिंग ने भी 1966 में, 5 में, 7 में कुछ बहुत ही बेहतरीन काम किए। तो हम कह सकते हैं, एक मोटे मोटे तौर पे तो कहा जा सकता है कि ये जो 2 बड़े वैज्ञानिक हैं, इन 2 बड़े वैज्ञानिक की प्रतिष्ठा में इस हमारे भारतीय रत्न का बहुत बड़ा योगदान है। इनके कंधों पर हम इन 2 बड़े बड़े वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठा को आज देखते हैं। ये वो 2 पेपर हैं फिजिक्स रिव्यू के, एक सिंगुलर स्टेट, एक तो ये था पहला पेपर जिससे राय चौधरी इक्वेशन की बात चली। राय चौधरी की जो सबसे ज़्यादा जिससे उनको फेम मिला था वो ये है, 1955 में जो उनको मिला था, उन्होंने पब्लिश किया था फिजिक्स रिव्यू में। और इस पेपर को पढ़ के दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये मान लिया था कि राय चौधरी कोई बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जो इंडिया में रह रहे हों और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहे हैं। उनकी इस थ्योरी पे एक कमेंट हुआ था क्रोमर का, तो क्रोमर के इस कमेंट को डिफेंड करने के लिए, उनके जवाब देने के लिए प्रोफेसर AKR ने 1957 में एक पेपर लिखा जो भी अपने आप में एक मतलब ज़बरदस्त काम माना जाता है। तो रिलेटिविस्टिक कॉस्मोलॉजी को आप देख सकते हो, ये वर्ड हैं जिसको AKR ने पॉपुलराइज किया था। अब बात करते हैं रोजर पेनरोज की। रोजर पेनरोज को व्हीलर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं, क्वासर वगैरह की डिस्कवरी होती है, उसके बाद व्हीलर रोजर पेनरोज को मोटिवेट करते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को समराइज़ करें, इन सिंगुलरिटी इक्वेशंस को देखें, इसमें इतना स्कैटरिंग है, अलग अलग लोग अलग अलग कंडीशंस में इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा समराइज़ करें। तो रोजर पेनरोज बिल्कुल नए मैथमेटिकल टूल डेवलप करते हैं। वो टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो
ट्रैप्ड सरफेस वर्ड का यूज करते हैं और 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इतने सारे नए नए मैथमेटिकल टूल वो डेवलप करते हैं, एक नई इंसाइट, नए टूल, न्यू फिजिकल व्यू, सिंगुलरिटीज़ की तरफ, और ब्लैक होल का एक फर्म कंसेप्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें पेनरोज ने एक अकेले पेपर में दी थी, जो कि उन्होंने 1964 में डेवलप किया था और अल्टीमेटली ये 1965 में पब्लिश हुआ था, ठीक आइंस्टीन के मरने के 10 साल बाद। और 1955 से 1965 का जो एरा था उसको हम राय चौधरी का एरा कहते हैं। AKR का अगर एरा कह रहे हैं तो 1965 से एक नया एरा शुरू हुआ था रोजर पेनरोज का। तो इस बार का जो नोबेल दिया गया है वो इसी पेपर के लिए आप मुख्य रूप से मान सकते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी को बिल्कुल नया जामा पहनाया था। इससे पहले लोगों को ब्लैक होल के बारे में सीधे तौर पे तो नहीं था, व्हीलर ने ही ये नाम प्रपोज किया था, पॉपुलराइज किया था उन्होंने, रादर कहना चाहिए। लेकिन पेनरोज ने बिल्कुल नई मैथमेटिक्स दी, नए टूल दिए, जो लोग काम कर रहे थे उनको एक नई डायरेक्शन दी कि अगर इस डायरेक्शन में काम किया जाए तो हम ज़्यादा कॉन्क्रीट तरीके से इस पूरी थ्योरी को देख सकते हैं। इसीलिए इस बार के नोबेल में न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर ब्लैक होल ट्रीटमेंट के लिए रोजर पेनरोज को दिया गया था। तो इनका जो काम जिसके लिए इनको नोबेल मिला है वो 1964 का है। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में। जैसे स्टार्स हैं, स्टार्स में चमकते हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि स्टार्स से आप देख रहे हो कि जो लाइट रेडिएशन है वो बाहर निकल रहा है। तो अगर हम उसका मास माने तो आप ये देखो कि उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी समझ रहे हो ना, कि किसी सरफेस जिसके पास ग्रेविटी होता है वहाँ से बाहर, उस ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी हमें किसी एलिमेंट को देनी पड़ती है वो उसकी एस्केप वेलोसिटी होती है। जैसे हमारे अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड है, तो यानी 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम किसी चीज़ को अर्थ से बाहर फेंकेंगे तो अर्थ से बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो ब्लैक होल है उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो आप देख सकते हो ये कितना है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ मच मच ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से करीब 3 गुना ज़्यादा होता है एस्केप वेलोसिटी ब्लैक होल के लिए। इसका मतलब है ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो लाइट एस्केप करेगी तो लाइट वापस से ब्लैक होल ग्रेविटी के अंदर आ जाएगी, और इस वजह से हम ब्लैक होल को ब्लैक होल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट को भी हम वापस आता हुआ या लाइट को एमिट होता हुआ नहीं पाते। आइंस्टीन ने इस ग्रेविटी को प्रपोज करने के लिए स्पेस टाइम कर्व की बात की थी। तो अगर हम स्पेस टाइम को इस तरह से एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं तो आप देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ रहता है तो उसका मास स्पेस टाइम में कर्वेचर लगा देता है। ये जो ढाल है, जो कर्वेचर है, इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर ये ढाल होगा, उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी। क्योंकि ब्लैक होल बनने में जो पूरा का पूरा मास है वो सिंगल पॉइंट पर फोकस हो चुका है, इसीलिए वहाँ पर ये जो स्टीपनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी स्टीपनेस हो जाती है कि लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल। नाउ लेट अस सी अबाउट द रिमेनिंग 2 जिनको हाफ पार्ट मिला है इस बार के नोबेल का। ये मियामी स्टेट का ट्विन ऑब्जर्वेटरीज हैं, कैंसियस ऑब्जर्वेटरीज हैं, जहाँ पर एक लेज़र सोर्स है और उस लेज़र सोर्स के थ्रू इन 10 मीटर रेंज के ये जो लेंसेज लगे होते हैं इस ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप में, उनके थ्रू हम आसमान से जो आने वाला रेडिएशन होता है, जो लाइट होती है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पूरा काम था इन दोनों लोगों के ग्रुप का, वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग काम था। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो, हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे की तरफ जब फोकस किया उन लोगों ने अपने टेलीस्कोप को, तो देखा क्या कि मिल्की वे का जो सेंटर है वहाँ बहुत सारा क्लाउड है, वहाँ बहुत सारा डस्ट है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी वहाँ से साफ नहीं दिखाई पड़ता। अब इस डस्ट को कैसे ओवरकम किया जाए, इसके लिए एडाप्टिव ऑप्टिक्स मेथड का एक डेवलपमेंट किया एड्रिया गेज खास तौर पर और उनके ग्रुप ने। धीरे धीरे उस ऑप्टिक्स ने क्या दिखाया कि जो इस सेंटर का जो हिस्सा है वो सेंटर का हिस्सा बिल्कुल शांत या डस्ट नहीं है, वहाँ ऐसे कुछ चमकते हुए पार्टिकल्स रूप में आप देख रहे हो, असल में ये स्टार्स हैं, और 1-2 स्टार नहीं है, नंबर ऑफ स्टार्स हैं। तो वहाँ उन्होंने बहुत सारे स्टार्स देखे और इस क्लियर पिक्चर को पाने के लिए उन्होंने एडाप्टिव ऑप्टिक्स मेथड को यूज किया।
एक और ख़ास बात देखी कि सारे स्टार्स स्टेशनरी नहीं हैं, ये स्टार्स मूव कर रहे हैं, दे आर इन द कंटिन्यूअस मूविंग स्टेट। और मूव करने के लिए लीनियर मोशन नहीं हो रहा है केवल उनका एक रोटेशनल मोशन हो रहा है। सवाल ये है, अगर रोटेशन हो रहा है तो सेंटर कौन होगा उसकी एक्सिस क्या है रोटेशन की। अब उस एक्सिस का पता लगाने के लिए एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन एक पहले ही हो चुका था ग्रीन की वजह से। उन्होंने कहा था कि हमारे मिल्की वे के सेंटर में कोई ना कोई ब्लैक होल होना चाहिए। तो ये ब्लैक होल की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है, और जब इन स्टार्स को मूव करते हुए देखा गया तो इस बारे में कहा गया कि ये स्टार्स असल में उस जो ब्लैक होल है उसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं। ये देखिए, ये फिगर देखिए, यहाँ आप S1, S2, S3, 4, 5, 16, 19, 20 ये जो भी कुछ हैं दे ऑल आर स्टार्स। और आप देखो, जैसे इसकी बात करें, इसे ये आपके पास जो है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं S0, S1, S16, इन स्टार्स का पाथ ये वाला पाथ है। ये वाला पाथ जो मैं आपको यहाँ पर लाइन दिखा रहा हूँ ये इन स्टार्स का पाथ है। तो आप देख रहे हो कि ये एक इतना लंबा रास्ता लेकर के इस ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब ये बहुत लंबा टाइम होता है, हजारों सालों में हो सकता है पाथ पूरा करे। लेकिन उसी में एक बड़ा ही अच्छा सा स्टार था SO2। इस स्टार का जो पूरा पाथ था वो ये पूरा कंप्लीट पाथ वो करीब करीब 16 साल या 15-16 साल के बीच में कंप्लीट कर लेता है। ये समय ऐसा होता है जिसको हम इंसान अपने जीवन में आराम से देख सकते हैं। तो लोगों ने 1992 में S2 को फॉलो करना शुरू किया उस ऑब्जर्वेटरी के थ्रू। तो आप देख रहे हो ये सजिटेरियस ए है जो हमारे सेंटर का ब्लैक होल है, और पूरा जो गैलेक्सी है, जो पूरी हमारी आकाशगंगा है, वो उस सजिटेरियस ए के चारों तरफ चक्कर लगा रही। हमारा सूर्य भी है यहाँ चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसका जो ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होगा वो मिलियन बिलियन ईयर्स का होता है। इसीलिए हम एज अ ह्यूमंस कभी भी अपने जीवन में अपने सूर्य को पूरा चक्कर करता हुआ नहीं देख पाएंगे सजिटेरियस ए ब्लैक होल के चारों तरफ। लेकिन जो उसके बिल्कुल पास एक S2 स्टार है वो करीब करीब 16 साल में अपने पाथ को पूरा कर देते हैं। अब यहाँ पर केपलर का थर्ड लॉ काम करता है, T² प्रोपोर्शनल टू A³। अगर हम टाइम पीरियड जानते हैं तो हम उस ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं, और इस रेडियस से हमें मास का पता चल जाता है। और इस तरह से हमने इस सजिटेरियस ए के मास का पता लगा लिया तब जब हमने S2 के टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लिया। तो केपलर का लॉ जो है वो सीधे तौर पर यहाँ काम करता है। इस तरह से जो नए मेथड्स डेवलप किए गए, सिंपल से टूल डेवलप किए गए, ये सारा डाटा आज की डेट में हमारे पास आ गया तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन सालों की मेहनत, बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, बारीक से बारीक डाटा की माइनिंग करके, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, नए नए टेक्निक डेवलप करके, एक पूरे ग्रुप को मोटिवेट करके इतने लंबे समय तक काम करना, ये सारा काम किसी भी लिहाज से साधारण नहीं था। और इसीलिए इन दोनों लोगों को ऑब्जर्वेशन के लिए इस मिल्की वे के सेंटर में नोबल दिया गया। तो पेनरोज का नोबल तो वेल डिजर्विंग था, और एंड्रिया गेज और गेंजल जो हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ऑब्जर्वेशन में। एंड्रिया गेज के बारे में है कि इन्होंने MIT से अपना BS किया था, अपना ग्रेजुएशन इन्होंने MIT से किया था, और इनको नोबल मिला है। तो ये वहाँ के 102वीं मेंबर हैं जो या तो कभी पढ़ी हों MIT में, या कभी वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया हो, या कभी वहाँ रिसर्च की हो। तो इस तरह से ये 102वीं व्यक्ति हैं MIT की जिनको कि नोबल मिला है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, मेडिसिन सारी चीज़ें आ गई हैं। खासतौर पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा इसमें लोग हैं। तो ये एक इनके सामने एक इनके बारे में एक फैक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स 2020। आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन एंड स्टे विद अस। हैव अ नाइस डे।